तो हम लोग रैखिक प्रोग्रामर पढ़ रहे थे। इसमें 12.1 के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे और 12.2 जो रैखिक प्रोग्रामर के भाषा संबंधी प्रश्न थे उसको हम लोग कर रहे थे। तो उसमें हमने बताया था कि 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। एक आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, निर्माण संबंधी, दूसरा होता है आहार संबंधी और तीसरा होता है परिवहन संबंधी। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला क्वेश्चन होता है वो प्रायः जो कंपनी का मालिक होता है वो लाभ चाहता है, तो प्रायः उद्देश्य फलन को हमको मैक्सिमाइज करना होता है। और जब कभी लागत की बात आती है तो वहाँ मिनिमाइज की भी कंडीशन आ सकती है। आहार संबंधी प्रश्न में क्या है कि वहाँ पे लागत ही पता करनी होती है हमको, और वो हमेशा हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था आहार संबंधी, पहला क्वेश्चन। और जो आपका ट्रांसपोर्टिंग वाला होता है परिवहन संबंधी, उसमें किसी एक स्थान से, किसी एक कंपनी से या किसी एक डिपो से दुकानों तक या भंडार खानों तक जो ढुलाई का खर्चा आता है उस पर हम उद्देश्य फलन बनाते हैं, और वो भी प्रायः हम क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य होता है। तो 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल कर लिए थे, हम सेकंड क्वेश्चन इसका करेंगे। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का जो 12.2 है का, उसका दूसरा नंबर सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 23 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बना सकते हैं। ये मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं है। मतलब क्या है कि किसी कंपनी वाले को या ऐसे ही किसी को केक बनाना है, 2 प्रकार के केक। अब केक को बनाने में तमाम चीजें लगती हैं। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि आटा और वसा। आटा मतलब जो आप केक को बनाने में मैदा या बेसन या जो भी इस्तेमाल आप करते हो, या सूजी आटा, वो उसको आटा नाम दिया है इसमें। वसा माने जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो। तो ये 2 फैक्टर हैं। प्रायः अपने सिलेबस में हमारे पास 2 ही वेरिएबल होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि 2 प्रकार के केक बनाने हैं, और उसमें पहले में बताया गया है कि एक केक बनाने में 500 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा लगता है। दूसरे केक को बनाने में 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा लगता है। तो बताता है, बताओ केकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने केक बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आप जान गए कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, आहार संबंधी है कि मैन्युफैक्चरिंग वाला है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आहार संबंधी आपको लग रहा है कि केक है, खाने पीने वाला सामान है, लेकिन अब चूंकि निर्माण वाला काम चल रहा है तो ये मैन्युफैक्चरिंग का ही। दूसरी चीज है कि ये अधिकतम जैसा कह रहा है तो भी उस मामले में ज़्यादा करीब किसके है, मैन्युफैक्चरिंग के है। तो आहार संबंधी भी, और प्रायः जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो आहार संबंधी में तो आ ही जाएंगे। तो अब इसमें करना क्या है कि हम मानते हैं कि माना पहले प्रकार का एक्स केक और दूसरे प्रकार के वाई केक का निर्माण करेंगे। तो इसको लिख लो आप लोग, माना पहले प्रकार का एक्स केक तथा दूसरे प्रकार का वाई केक बनाया जाए। हम ये जो मानते हैं वेरिएबल, ये उद्देश्य फलन को ध्यान में रख के मानते हैं। जैसे कल मैंने कहा था कि रेशमा P प्रकार का X किलोग्राम भोजन खरीदे और Q प्रकार का Y किलोग्राम भोजन खरीदे।
वहां पर कल क्या था कि पी प्रकार के भोजन के 1 किलो का खर्चा कितना रुपया था? 60 रुपया था। क्यू प्रकार के भोजन का कितना रुपया था? 80 रुपया था। तो पहले प्रकार के भोजन पे 60 रुपये खर्च करना था, दूसरे प्रकार के भोजन पे 80 वाई खर्च करना था। वहीं से हमने तय किया जो उद्देश्य फलन था उससे। अब आज क्या है कि अधिकतम कितना केक बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो माना है, क्या माना है कि माना पहले प्रकार का एक्स केक और दूसरे प्रकार का वाई केक बना। तो अब उद्देश्य फलन आपको बताओ क्या बनेगा, जेड बराबर क्या बनेगा। मैं उद्देश्य फलन लिख रहा हूँ सीधे, आप तालिका नहीं बना रहा हूँ, तालिका बनाना कोई जरूरी नहीं होता है। अगर आप वैसे लिख पाओ, सूत्रीकरण कर पाओ तो कर लो। आज मैं वैसे करने की कोशिश करता हूँ, तो तालिका बना के आपको बताया। तो बताओ क्या बनेगा जेड बराबर पहले प्रकार का एक्स केक और दूसरे प्रकार का कितना केक, यानी एक्स प्लस। इसको क्या करना है, अधिकतम कहता है, अधिकतम कितने केक बनेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये हमारा उद्देश्य फलन बन गया। उद्देश्य फलन यही हो गया। बार बार आपको क्वेश्चन में लिखना नहीं है, एग्जाम में लिखना नहीं कि उद्देश्य फलन हमारा ही है। जिस वेरिएबल के आगे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज लिखा रहेगा स्पष्ट हो जाएगा वही क्या है, उद्देश्य। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में 3 प्रकार की चीजें होती हैं, उद्देश्य फलन होता है, दूसरा व्यवरोध होता है, और तीसरा जो हमेशा रहता है तकिया कलाम के जैसे वो क्या रहता है, ऋणोत्तर प्रतिबंध रहता है। ऋणोत्तर प्रतिबंध यहाँ से स्पष्ट हो रहा है आपका कि x और y का मान क्या होगा, 0 या 0 से। भाई किसी केक को हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, कहीं निगेटिव पे केक बना सकते हैं। ये रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में ऋणोत्तर प्रतिबंध सदैव रहता है। अब करना क्या है, व्यवरोध लिखना है। कहता है कि जो हमारा पहला प्रकार का केक है उसके लिए 200 ग्राम आटा एक केक में लगता है और 50 ग्राम वसा लगता है। बताओ एक केक बनाने में 200 ग्राम आटा लगता है, तो एक्स केक बनाने में कितना आटा लगेगा, 200 व्यवरोध में लिख रहा हूं। पहला प्रकार का केक, कई केक बनाया है, अब कई केक बनाने को उठाना है, एक्स केक। अब एक केक बनाने में कितना आटा लगता है, 200 ग्राम लगता है, और एक्स केक बनाना है तो कुल आटा कितना लगेगा, 200। ये पहले प्रकार के केक बनाने में लगा आटा हो गया। अच्छा, दूसरे प्रकार के केक बनाने में कितने ग्राम आटा लगता है, 100 ग्राम आटा लगता है। अब कई केक बनाना है, दूसरा वाला वाई केक बनाना है, तो वाई केक में कितना आटा लग जाएगा, 100 वाई। और कितना आटा उपलब्ध है अपने पास कुल मिला के, कह रहा है 5 किलोग्राम आटा है। 5 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे क्योंकि ये सब किसमें थे, ग्राम में। तो 5 किलोग्राम आटा माने कई ग्राम हो गया, बताओ चिन्ह कौन सा लगेगा, लेस देन आर इक्वल टू कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू रहेगा। भाई जितना आटा है उसी में से तो बनाओगे या उससे कम इस्तेमाल करोगे। मान लो तुम्हारे घर पे 5 किलो आटा रखा है तो तुम कितने की पूरी बना सकते हो, 5 किलो तो बना सकते हो, बहुत मेहनत करोगे तो उससे ज़्यादा तो बना नहीं पाओगे। तो लेस देन आर इक्वल टू 5000, कोई दिक्कत इसमें। फिर क्या है, ये किसके लिए बात होगी, ये आटे के लिए बात होगी। अब फिर किसकी बात करेंगे हम, तेल की बात करेंगे। पहले प्रकार के एक केक को बनाने में कितना वसा लगता है, वसा मतलब तेल लगता है, डालडा कई ग्राम लगता है, 25 ग्राम। एक केक में 25 ग्राम, कई केक बनाया है तो कितना तेल हो गया, 25। और दूसरे प्रकार के केक में कितना लगता है, 50 ग्राम वसा लगता है। तो वाई केक बनाया है, कितना हो गया, 50। और कितना वसा उपलब्ध है अपने पास टोटल, 1 किलोग्राम। कितना वसा है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे कितना आएगा, 1000। बताओ लेस देन रहेगा कि ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन रहेगा। जितना वसा है उतने तो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, व्यवरोध हो गए। और भी व्यवरोध हो सकते थे भाई, केक बनाने में और भी चीजें लग सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन वाले ने यहाँ कहा था कि बाकी चीजें खूब उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। उसमें जो भी किशमिश काजू बादाम आपको डालना है, जितना मन उतना डालना, उसकी कोई कमी नहीं। सवाल वाले ने बोल दिया है कि आपको अनर्गल टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है कि यही चीज तो है, इसी दुई पे आपको क्वेश्चन करना है। तो ये आपके क्या हो गए, व्यवरोध हो गए, दो व्यवरोध हो गए। ऋणोत्तर प्रतिबंध आप जानते हो हमेशा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू। व्यवरोध कितने होंगे, ये आपका ऋणोत्तर प्रतिबंध है या ऋणोत्तर, ये क्वेश्चन हमको करना है। आपको मैंने समझा रखा है 12.1 से ही कि 12.1 में क्या होता था कि ये क्वेश्चन हमको बना बनाया होता था, बस इसके आगे क्या करना होता था, लगाना होता। अब क्वेश्चन लगाने में हमको सबसे पहला काम करना क्या होता है, आलेख बनाना होता है, आलेख खींचना होता है। और आलेख किससे खींचते हैं, व्यवरोध से खींचते हैं। आलेख खींचने में उद्देश्य फलन का कोई रोल नहीं होता है। ऋणोत्तर प्रतिबंध का तो क्यों इतना रोल होता है कि आलेख हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे करेंगे, ये तो होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे और किस पर आधारित होगा, व्यवरोध पर आधारित होगा। कक्षा 11 में जो आपने रैखिक असंख्या वाला पाठ पढ़ा है ना, वहाँ भी हम खींचते थे असंख्या, यहाँ भी हमको असंख्या खींचनी है। तो हम करेंगे क्या, 1 और 2 को ड्रा करना चाहेंगे। उसके लिए पहले 1 के संगत रेखा लिखेंगे, रेखा का समीकरण क्या बनेगा, 200x प्लस 100y बराबर 5। बिंदु ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया है कि रेखा को किस रूप में लिख दिया करो, अंतःखंड। तो अंतःखंड में लिखेंगे तो x बटे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा ना जी सर। और प्लस y बटे कितना आएगा, 50। उधर क्या आएगा, अब इसके दो बिंदु आपको पता है क्या क्या रहेंगे, इसके दो बिंदु क्या होंगे, मैंने आपको लिखवाया है कि x बटे a प्लस y बटे b अगर कोई बिंदु हो तो उसके जो फेमस पॉइंट हैं वो एक है a, 0 और दूसरा है 0, ये दो बिंदु। ठीक, अब क्या होगा, 2 के संगत, क्योंकि हम असंख्या सीधे नहीं खींच सकते हैं, असंख्या के पहले हमको क्या खींचना पड़ता है, रेखा खींचना पड़ता है। तो रेखा खींचने के लिए आप जानते हो कि कम से कम कितने बिंदु की जरूरत है, 2 बिंदु की जरूरत है। दूसरा क्या बन जाएगा, 25x प्लस 50y बराबर 1। अच्छा एक चीज तुम लोग ये बताओ कि किसी डायबिटीज के मरीज को अगर केक खिलाना हो तो कौन वाला केक खिलाना अच्छा रहेगा, पहले प्रकार वाला कि दूसरे प्रकार वाला, हैं? कौन सा केक अच्छा रहेगा, पहले प्रकार वाला अच्छा रहेगा, क्या है, हाँ पहले वाले में वसा कम है, पहले वाले में आटा का ग्राम है 200 ग्राम है और वसा का ग्राम 25 ग्राम, यानी 8:1 का अनुपात। और दूसरे वाले में कितना है, आटा है खाली 100 ग्राम और वसा कितना है, तो ये अनुपात 1 यानी 4 गुने का फर्क है। दूसरा वाला जो केक होगा बहुत ही तेलीय होगा, बड़ा वसा होगा, उसमें बड़ा फैटी होगा। तो ये रेखा ये बन गई, इसका अंतःखंड रूप क्या बनेगा, x बटे 1000 आएगा, 40 प्लस y बटे कितना आएगा, 50 दूना 100 200 20 आएगा, तो यहाँ 400 आएगा फिर, नहीं 25 चौका 100 40 और 50 दूना 20 एक। इसके दो बिंदु क्या होंगे, इसके दो बिंदु हो जाएंगे, एक बिंदु C हो जाएगा 40,0 और दूसरा बिंदु D हो जाएगा 0, इसका आलेख हमको, आलेख हम इधर खींच देते हैं। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारा मूल बिंदु होगी। अब ये हमारा रफ ग्राफ होता है, इस पे पैमाना हम अपने हिसाब से मान लेते हैं, जो बिंदु हमारे हैं क्या क्या मान लें, क्या मान लें, 10-10 मान लें कि 5-5 मान लें, 5 मान लेंगे तो हमको 10 पॉइंट चाहिए जो मिल नहीं पाएंगे, 10-10 का मान लेते हैं, 25 जो होगा वो 20 और 30 के बीच में रहेगा।
तो ये समझ लो हमारा 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40 है, 50। यहाँ भी ये 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 है और नहीं जा रहा है इसकी तो ये नहीं आ रहा है सर, एक्स नहीं है, एक्स एक्स नहीं आ रहा है। अब देखो ए क्या है 25 कामा 0, 25 20 और 30 के बीचों बीच में आए, यहाँ होगा ये हमारा ए हो गया, और बी हमारा क्या है 0 कामा बी हो गया। अब हम ए से बी को मिलाते हुए लाइन, आप लोग इसको पटरी से खींचिएगा तो इसे टेढ़ा बन जाएगा, इसको एक नंबर दे दीजिए। अब असमिका वाले चैप्टर में आपको बताया था कि हम चेक करते हैं कि मूल बिंदु संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। अगर रेखा मूल बिंदु से नहीं जा रही है तो मूल बिंदु बताओ इसको संतुष्ट करता है नहीं करता है। मूल बिंदु माने 0 कामा 0, एक्स की जगह 0 रख दो, 200 गुणा 0 0, 100 गुणा 0 0, 0 5000 से कम होता है मतलब करता है संतुष्ट। यानी जो हल एरिया हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा, वो इधर वाला हो जाएगा मूल बिंदु के साइड में, यानी इस साइड में इसके बाद में इधर दो, ठीक है। इस साइड के सारे पॉइंट इस आशंका को संतुष्ट करेंगे। सर क्लास 11 में जब करते थे तो यहाँ पर 0 बराबर के निशान लगा तो 0 कामा 0 5000 के बराबर या बड़ा। हाँ, तो यहाँ पे या लिखा है, यानी या तो 5000 आए तो ठीक रहेगा, या तो 5000 से कम आए तो ठीक रहेगा। या का मतलब होता है कोई एक बात सही है, तो ये जो कम होने वाली बात है वो सही होती है, ठीक है। ये बात। दूसरी रेखा क्या है, उसके लिए बिंदु क्या है 40 कामा 0, ये हो गया, ये अपना सी पॉइंट है। डी क्या है 0 कामा 20, डी पॉइंट हो गया। सी से डी को मिलाते हुए हमने, बताओ इसको भी मूल बिंदु संतुष्ट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। इसको भी करेंगे। मूल बिंदु को हम असमिका में संतुष्ट करवाते हैं, रेखा में नहीं संतुष्ट करेंगे। यानी ये वाला जो एरिया है, इसका मतलब ये वाला जो एरिया अपना, सर उसके बाद क्या मतलब उसके बाद, हाँ अब देखो ई वाला जो बिंदु है ना, ये सारे बिंदु हैं, बिंदुओं के संतुष्ट, वो एक नंबर को तो संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन 2 नंबर को संतुष्ट, दो को इधर अंदर वाले संतुष्ट कर। तो हमको वो वाला सेट करना है, वो वाला छायांकित करना है जो 1 और 2 दोनों को संतुष्ट कर रहा है। अगर 3 व्यवरोध होते हमारे पास, मतलब 3 संख्याएं होती, तो हम वो वाला क्षेत्र छायांकित करते जो तीनों को संतुष्ट करता है। अगर 4 संख्याएं होती तो हम वो वाला क्षेत्र बोलते जो चारों को संतुष्ट करता है। एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके दिमाग में कि इधर वाला भी तो है, ये सब भी, केवल असमिका का क्वेश्चन होता तो जरूर होता, ये वाला भी होता, ये एरिया इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ऋणात्मक प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएंगे और वाई एक्सिस के भी बाएं नहीं जाएंगे। तो फिर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये ओ है, ये ए है, इस वाले बिंदु का नाम डी है, इस वाले बिंदु का नाम हमको अभी तक नहीं पता था, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ई नाम दे दिया। इस तरीके से जो हमारा सुसंगत हल क्षेत्र हो गया वो क्या हो गया, ओ ए ई डी। तो फिर सॉल्यूशन में क्या है कि सुसंगत हल क्षेत्र हमारा हो जाएगा हल क्षेत्र बहुभुज ओ ए ई डी। वास्तव में चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज भी एक प्रकार का बहुभुज होता है, तो हम लिख देंगे बहुभुज ओ ए ई। मैंने आपको जब पहले दिन रैखिक प्रोग्रामर में लिखवाया था तो पहली हेडिंग मैंने आपको डलवाई थी सुसंगत हल क्षेत्र। सुसंगत हल क्षेत्र के बाद में अगली हेडिंग क्या डलवाई थी, कोणीय। हमने कहा था सुसंगत हल क्षेत्र में ये परिभाषा लिखवाई थी, तो पूछा जाता है 1 नंबर में कई बार सुसंगत हल क्षेत्र क्या होता है, तो मैंने लिखवाया था कि दिए गए व्यवरोधों, व्यवरोध क्या होते हैं, आशंका, दिए गए व्यवरोधों में सभी व्यवरोधों को संतुष्ट करने वाला क्षेत्र,
क्या कहलाता है? सुसंगत। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी थी कोणीय बिंदु। तो हमने लिखा था कि सुसंगत हल क्षेत्र वाले बहुभुज के जो शीर्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोणीय बिंदु कहलाते हैं। इसके कोणीय बिंदु क्या हो जाएंगे? एक तो O हो जाएगा, एक A हो जाएगा, एक E हो जाएगा, एक D हो जाएगा। तो जो भी हमारा इष्टतमीकरण है, यानी इष्टतम जो हमारा है वो इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर मिलेगा। इष्टतम का मतलब उच्चतम या निम्नतम, अधिकतम या निम्नतम। तो इसके बाद में अब अगले किस पॉइंट पे विचार करेंगे? हम कोणीय बिंदु पे विचार करेंगे। कोणीय बिंदु क्या क्या है? जिसके कोणीय बिंदु क्या क्या हो जाएंगे? कोणीय बिंदु। यह प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसकी बार ही जो प्री बोर्ड था उसमें पूछा गया था कि कोणीय बिंदु किसे कहते हैं। तो इतना सा लिखना था कि सुसंगत हल क्षेत्र वाले बहुभुज के शीर्षों को क्या कहते हैं? कोणीय बिंदु। ये एक लाइन की परिभाषा थी, 2 नंबर में शायद आया था। तो जो लोग नहीं पढ़े तो पता नहीं क्या क्या लिख के आए। कोणीय बिंदु क्या हो गए? O हो गया, एक A हो गया, एक E हो गया, एक। अब अगला काम अपना क्या है कि प्रत्येक कोणीय बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें O का निर्देशांक आपको पता है। O का निर्देशांक क्या है? 0, मूल। A का क्या है? क्या है? ये हमारा क्या था? ये 20 था। 20 और 30 के बीच में 25 था। 25 कामा। और D क्या है? E निकालना पड़ेगा। D हमारा क्या है? 0 कामा। E के लिए हम क्या करेंगे? E रेखा 1 और 2 का कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। तो E के लिए हम 1 व 2 को हल करेंगे। 1 व 2 को हल कर लो। एक क्या है? 200x प्लस 100y बराबर 5000। और ये क्या है? 25x प्लस 50y बराबर 1000। अब इसको हम दोनों 2 से गुणा करके लिख देते हैं। तो ये 50x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 100y। ये कितना हो जाएगा? 2000। तो घटा विलोपन विधि कर रहे हैं। 200 में से 50 जाएगा 150x, यहाँ 5000 में से 2000 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3000। x का मान कितना हो गया? 20। 30। x का मान 20 आ गया। तब 1 से, ये हमारा 1 था ना, 1 से हम y का मान निकालेंगे। तो x का मान यहाँ 20 रखेंगे। तो 200 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 4000। उधर जाएगा 5000 में से घटेगा 4000, कितना हो जाएगा? 1000। यानी 100x बराबर 1000। तो x बराबर 100y बराबर 1000। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तब 1 से y का मान कितना? अब आप 12 पहुंच गए हो तो ये कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कर पाओ तो ये कैलकुलेशन जो मैंने किया है वो भी अपने मन में कर सकते हैं। इशू हमारा ये है, मुद्दा ये है कि हमको कोऑर्डिनेट ई का चाहिए और सही चाहिए। ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाओ तो देख लो कि ई के सामने x अक्ष पर हम y अक्ष के पैरेलल लाइन डालें तो किस पॉइंट पे जा रही है, वो x का मान हो गया। और y अक्ष पर जो परपेंडिकुलर डालें वो कहाँ पे टच कर रहा है, वो हमारा y का मान हो गया। नहीं तो फिर ये तरीका है। तो ई का निर्देशांक क्या हो गया हमारा? ई बराबर हमारा हो गया 20 का मान। तो पहला काम क्या था कि जो असमिका थी, जो रोध थे, उसको रेखा के रूप में लिखना और फिर उसके लिए आलेख ड्रा करना और वह क्षेत्र ढूंढना जो दिए गए सभी असमिकाओं को संतुष्ट करता है। वो जब मिल जाता है, दूसरा काम हमको ये तय करना होता है कि सुसंगत हल क्षेत्र क्या है। फिर उसके आगे उसके शीर्ष क्या है, वो कोणीय बिंदु कहलाएंगे। उन शीर्षों के निर्देशांक क्या है, तो जो निर्देशांक आपको पहले से साफ साफ दिख रहे हैं उनको लिख लेंगे। जो नहीं पता है उसके बारे में इतना पता होगा, इसीलिए जो लाइन खींचते हैं उसमें नंबरिंग डाल देते हैं कि पता रहे कि किसका किसका कटान होगी। फिलहाल यहाँ पे 2 ही लाइनें थी, अगर 2 से अधिक लाइनें होंगी तो ये नंबरिंग डालना काफ़ी आसान बना देता है आर्टिकल प्लेस में। तो उसको पता कर लिया हमने, इन कराया। अब हमको क्या करना है कि जड़ का मान इन प्रत्येक बिंदुओं पर पता करना है। जड़ का मान हम किसमें निकालेंगे? पहले O पर निकालेंगे।
जेड का मान ओ पर क्या है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, इसी में रखेंगे तो उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन का आप काम शुरू होता है। तो ये हो गया 0 प्लस कितना, ये कहता है कि ना x का एक तो केक बनाया जाए, पहला वाला एक तो ना बनाया जाए ना दूसरा वाला एक तो बनाया जाए। दूसरा तरीका है जेड ए निकाला जाए, इसमें x का मान कितना है, a पर x का मान कितना है 25 और y का मान कितना है, कितना आ गया 25 आ गया। ये कहता है कि चलो भैया पहला वाला 25 केक बना लो, दूसरा वाला एक केक बना लो। तीसरा वाला कहता है जेड डी, जेड ई निकाल दो। ई पर क्या है, x कितना है 20 और y कितना है, कितना हो गया 20 प्लस कितना 20, और फिर जेड डी निकालना है ना, जेड डी, डी का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 20, यानी 0 प्लस बराबर कितना 20। तो जेड की सभी मान हम निकालते हैं, ये जो सभी मानों का समूह होता है, इसके लिए मैंने एक हेडिंग डलवाई थी आपको, सुसंगत हल समूह। तो मुझे सुसंगत हल समूह क्या होता है, तो आपको लिखवाया है मैंने कि जितने कोणीय बिंदु होते हैं उन सभी बिंदुओं पर जो उद्देश्य फलन वाला जेड होता है उसके मानों का समूह क्या कहलाता है, सुसंगत हल समूह। अब इन्हीं सुसंगत हल समूहों में से कोई एक हल हमारा इष्टतम हो सकता है, एक से अधिक भी इष्टतम हो सकता है। तो हमारा इष्टतम क्या था, मैक्सिमाइज जेड, यानी जेड का मैक्सिमम वैल्यू। इन सब में सबसे बड़ा मान कौन सा है 30, जेड का मान। तो इसके आगे हमारा अंतिम आंसर लिखना होता है कि मैक्सिमाइज जो जेड है हमारा वो जेड ई है, और कितना है 30 है, और कब है जब x बराबर हमारा कितना है 20 और y बराबर हमारा कितना है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। जेड की वैल्यू अधिकतम मिलती है 30, वो कम मिलती है जब x का मान 20 हो और y का मान 10 हो। मतलब हम अधिकतम कितने केक बना सकते हैं दिए गए प्रतिबंध के अंदर 30 केक, जितना दिया गया है सामान उससे हम अधिकतम कितने केक बना सकते हैं 30। जिसमें पहला वाला केक कितना बना सकते हैं 20 और दूसरा वाला केक कितना बना सकते हैं 10। इससे ज़्यादा केक हम नहीं बना पाएंगे। आप लोग बाकी किसी मेथड से कोशिश करके देख लीजिए कि क्या हम दिए गए साधन से, जितना दिया गया है 5 किलो आटा और 1 किलो वसा, क्या इसकी सहायता से हम और ज़्यादा केक बना सकते हैं। आप अन्य किसी तरीके से कोशिश करके देख लीजिए, कितनी भी कोशिश करके देख लीजिए, इससे ज़्यादा केक आप बनाओगे तो अधिकतम नहीं होगा, मतलब वो इस कंडीशन को या तो आउट कर जाएगा, इसके बाहर चला जाएगा, ठीक है, या तो इससे कम रहेगा। अब जैसे देख लो आप x वाला कितना केक बना रहे हो आप 20 केक। एक केक बनाने में कितना आटा लगता है पहले वाले 200 ग्राम, 200 को 20 से गुणा करो कितना है 4000 ग्राम आटा इस्तेमाल हो गया आपका। और y वाला केक बना रहे हो आप 10 केक बना रहे हो, और एक केक बनाने में कितना आटा लगता है, तो तेल लगता है, सॉरी दूसरा वाला कितना केक बना रहे हो 10 केक, और दूसरे वाले केक में कितना आटा लगता है एक केक में, तो कितना आटा हो गया 4000 आटा पहले वाले केक में लग गया, 1000 आटा, कुल कितना आटा, इससे ज्यादा आटा तुम्हारे पास था नहीं, तो इससे ज्यादा केक तुम कैसे बना सकते, नहीं बना सकते। तेल की बात कर ले हम, पहला वाला केक बनाया है 20 केक, एक केक बनाने में कितना तेल लगता है 25 ग्राम तेल लगता है, तो 20 केक में कितना तेल लग गया, आधा किलो तेल लग, 500 ग्राम तेल लग गया। दूसरे वाले में एक केक में कितना लगता है 50 ग्राम, कई केक बनाए हैं दूसरा वाला 10, कितना हो गया 500 ग्राम, आधा किलो तेल। यानी जितना सामान दिया गया था पूरा पूरा सामान आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। कोई थोड़ा दिमाग लगा सकता है कि चलो हम उल्टा करें, पहला वाला 10 केक बना ले और दूसरा वाला 20 केक,
30 केक तब भी हो जाएंगे। आप देख लो नहीं हो पाएगा, सारे आटे इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे या सारे तेल इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, कुछ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा। भाई तुम मान लो समोसा बनाने की दुकान है तुम्हारे पास, अब तुम 50 समोसा बनाओ, 2 किलो चटनी बना लो, तो मतलब रह जाएगा उसका, बेकार रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये वाला 10 होता तो कितना आटा लग जाता, तो इसे गुणे 10 कितना, 2000 ग्राम, और ये 25 गुणे 20 कितना हो जाता, तो कितना हो जाता, केवल आधा आटा इस्तेमाल होता, आधा आटा इस्तेमाल होता, और तेल में संतुलन बिगड़ जाता, तेल में कम पड़ जाता, तेल कम पड़ जाता, आटा क्या हो जाता। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है, इसका अनुप्रयोग आपको समझना हो तो बाकी अन्य तरीकों से जितना विकल्प आपके दिमाग में आए सब सोच के देखिए, इससे अलग निकल जाए। ठीक है, बता दीजिए इसको आपको मेरा